जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा व राजभाषा। राष्ट्रभाषा व राजभाषा में क्या अंतर होता है, क्या इनका शाब्दिक अर्थ होता है और राजभाषा का संविधान में कहाँ पर उल्लेख किया गया है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की और शुरुआत करते हैं राष्ट्रभाषा से। राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है आम बोलचाल की भाषा। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ आम बोलचाल की भाषा होता है। आम बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल की भाषा अर्थात वह भाषा जिसका प्रत्येक व्यक्ति सामान्य तौर पर प्रयोग करे उसे कहा जाता है राष्ट्रभाषा। और राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है, यदि इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझें तो राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो राष्ट्र के विचार विनिमय का माध्यम हो और प्रत्येक व्यक्ति उस भाषा को समझ सके या बोल सके, उसे कहा जाता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा एक असंवैधानिक शब्द होता है। असंवैधानिक शब्द, राष्ट्रभाषा एक असंवैधानिक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है कि राष्ट्रभाषा का संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है और राष्ट्रभाषा को संविधान में स्थान नहीं दिया गया है। इस कारण से राष्ट्रभाषा असंवैधानिक शब्द है। अब बात करते हैं राजभाषा के बारे में। तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा। राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा क्या होती है? राजकाज की भाषा तो राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। और राजभाषा एक संवैधानिक शब्द होता है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है अर्थात संविधान में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 17 में, संविधान के भाग 17, संविधान का भाग 17 और उसका नाम है राजभाषा। संविधान के भाग 17 राजभाषा में अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343, अनुच्छेद 343 से 351 तक में 351 तक में राजभाषा से संबंधित उपबंध किए गए हैं। और अनुसूची की बात करें तो अनुसूची आती है 8वीं अनुसूची। अनुसूची कौन सी रहेगी? 8वीं अनुसूची। तो संविधान में भाग 17 राजभाषा और राजभाषा में अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा के बारे में नियम बताए गए हैं तथा अनुसूची कौन सी आएगी? 8वीं अनुसूची। तो राजभाषा वह भाषा जो राजकीय कार्यों में प्रयुक्त की जाती है, एक संवैधानिक शब्द होता है। संविधान के भाग 17 राजभाषा में अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा से संबंधित उपबंध बताए गए हैं। और अनुसूची 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 343 से 351 में क्या क्या बातें कही गई है, क्या क्या उपबंध राजभाषा से संबंधित बताए गए हैं। तो अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 343 बोलता है संघ की राजभाषा के बारे में। और संघ की राजभाषा क्या होगी? तो संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि, लिपि यानी स्क्रिप्ट, लिपि देवनागरी रहेगी। लिपि देवनागरी रहेगी। संविधान का अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के बारे में जानकारी देता है और कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी व लिपि देवनागरी होगी। अब अनुच्छेद 344 344 इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग व समिति की बात कही गई है। मतलब राजभाषा से संबंधित जो आयोग व समिति गठित की जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग की जाएगी? अनुच्छेद 344 के तहत। और अनुच्छेद 344 के तहत सबसे पहली राजभाषा से संबंधित जो आयोग था वो था बीजी खेर आयोग। बीजी खेर आयोग। और बीजी खेर आयोग की स्थापना
1955 में की गई थी। तो राजभाषा से संबंधित जो आयोग या समिति बनाई जाती है वह आयोग या समिति किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 344 अनुच्छेद 344 के तहत बनाई जाती है। और अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा से संबंधित सबसे पहला जो आयोग बनाया गया था वो बीजी खेर आयोग बनाया गया था 1955 में। अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल 345 अनुच्छेद 345 और उसमें बात कही गई है राज्य की राजभाषाओं के बारे में कि किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा को संविधान में मान्यता दी जाए, उसे कहा जाता है उस राज्य की राजभाषा। और वर्तमान में 9 राज्यों में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो राज्य की जो राजभाषा रहती है उसका उल्लेख कहाँ पर होता है, आर्टिकल 345 में अनुच्छेद 345 में। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 346 346, क्या कहता है, एक राज्य और दूसरे राज्य, मतलब यदि 2 राज्यों के मध्य पत्र व्यवहार हो या एक राज्य और दूसरा राज्य तथा एक राज्य और संघ के मध्य, तो 2 राज्यों के मध्य पत्र व्यवहार होता हो या एक राज्य हो और संघ हो, उन दोनों के मध्य पत्र व्यवहार होता है, तो पत्र व्यवहार हमेशा किस भाषा में होगा, तो वो होगा हिंदी भाषा में। तो 2 राज्यों या संघ व राज्यों के मध्य पत्र व्यवहार जो होगा वो किस भाषा में होगा, हिंदी भाषा में। ये क्या कौन बोलता है, आर्टिकल 346 है। अब अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है 347 अनुच्छेद 347। यह कहता है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध। इसके अनुसार यदि राज्य की अधिक जनसंख्या या चाहे कि उस राज्य में बोली जाने वाली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए, तो आर्टिकल 347 के तहत राष्ट्रपति उस राज्य में बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य की राजभाषा घोषित कर सकता है। अब इसके तहत वर्तमान में आर्टिकल 347 के तहत वर्तमान में संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। आर्टिकल 347 में राष्ट्रपति उन जनता के या उस राज्य की जनसंख्या यदि चाहे कि उस राज्य में बोली जाने वाली भाषा उस राज्य की राजभाषा बने, तो आर्टिकल 347 का सहारा लेकर राष्ट्रपति उस भाषा को उस राज्य की राजभाषा घोषित कर सकता है। प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को, संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। 14 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। समय अनुसार इस 8वीं अनुसूची में और भाषाओं को भी इंक्लूड किया गया है और भाषाओं को भी सम्मिलित किया गया है। और वर्तमान में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में, 22 भाषा। तो 14 से बढ़कर 22 कब हुई और किस प्रकार से हुई उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक नई भाषा जोड़ी गई थी जिसका नाम था सिंधी। कब जोड़ी गई थी, संविधान की 8वीं अनुसूची में। 21वें संविधान संशोधन 1967 में 14 के बाद एक नई भाषा और जोड़ी गई, सिंधी, और भाषा बढ़कर कितनी हो गई, 15। अब उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा और जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी। और इस प्रकार अनुसूची 8 में 15 भाषाओं से बढ़कर कितनी भाषा हो गई, 18 भाषाएं। अब 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 नई भाषाओं को मान्यता दी गई थी। वो थी मैथिली, जिसको मैथिली भी बोल सकते हैं, मैथिली, संथाली, बोडो व डोगरी। इस प्रकार से वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। संविधान के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी, 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। उसके बाद सिंधी 15वीं भाषा बनी थी। उसके बाद 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 15 से बढ़कर भाषाओं की संख्या 18 हो गई थी। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 नई भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, मैथिली, संताली, बोडो व डोगरी। और वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है।
आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 348 348 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, विधानमंडल, विधान परिषद आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा उपबंध तक अंग्रेजी बनी रहेगी। अर्थात सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, संसद हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, विधानमंडल हो, इन सभी में प्रयोग की जाने वाली भाषा जब तक संसद उसमें उपबंध ना करे तब तक किस भाषा का प्रयोग होगा? अंग्रेजी भाषा का प्रयोग उसमें होगा। लेकिन संसद चाहे तो इसमें परिवर्तन करके अन्य भाषाओं का प्रयोग भी कर सकती है। अब आर्टिकल 349 अनुच्छेद 349 क्या बोलता है? भाषा से संबंधित कुछ विधियां, विधियों का मतलब रहता है नियम, भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित मतलब बनाना, अधिनियमित का मतलब होता है बनाना। तो भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि संविधान में किसी भाषा के बारे में कुछ नियम बनाने हो तो किस विधि को या किस प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। वह प्रक्रिया कहाँ पर चलाई जाएगी? तो संसद में। और संसद के पास ये पावर होता है कि वो भाषा से संबंधित कुछ नियम बना सकते हैं या उसे समाप्त कर सकते हैं। अब अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला अनुच्छेद है 350, व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। मतलब कोई भी व्यक्ति जो आवेदन करना चाहता है तो वह आवेदन करने के लिए किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकता है। यह बात कही गई है आर्टिकल 350 में, अनुच्छेद 350 में। अब अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 351, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। मतलब हिंदी के विकास के लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं वो सभी कहाँ पर मिलेंगे? आर्टिकल 351 में। इस प्रकार से अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में उपबंध किए गए हैं, जो कि संविधान के किस भाग में है? भाग 17 में। और अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची। अब आगे बढ़ते हैं। आगे नया टॉपिक है, इसमें बोली, उपभाषा और विभाषा। 3 शब्द दिए गए हैं, बोली, उपभाषा और विभाषा। क्या अंतर होता है तीनों में? तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बोली के बारे में। तो बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। किस क्षेत्र में? छोटे क्षेत्र में। बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। और बोली में किसी भी प्रकार की साहित्यिक रचना नहीं होती। वह भाषा जो है कि छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और जिसमें किसी भी प्रकार की साहित्यिक रचना नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है? बोली। अब बोली के बाद उपभाषा क्या होती है? तो यदि बोली का थोड़ा क्षेत्र विस्तार हो जाए और उसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगे तो वह बोली से बढ़कर किस कैटेगरी में आ जाती है? उपभाषा में। यदि बोली का थोड़ा क्षेत्र विस्तार हो जाए तथा उसमें साहित्यिक रचना भी होने लगे तो उसे क्या कहा जाएगा? उपभाषा। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है भाषा के बारे में। तो जब उपभाषा का क्षेत्र विस्तार और अधिक हो जाए, उपभाषा का क्षेत्र विस्तार और अधिक हो जाए तथा साहित्यकार उस उपभाषा को अपने साहित्य द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देता है तो वह उपभाषा क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। यदि साहित्यकार पूर्ण रूप से उसे विकसित कर देता है तो फिर वह उपभाषा क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। हिंदी भाषा समूह में 5 उपभाषा व 17 बोलियां। यहाँ से भी प्रश्न आता है। हिंदी भाषा समूह में 5 उपभाषाएं व 17 बोलियां हैं। कौन कौन सी उपभाषा और कितनी बोलियां हैं, उसके अंतर्गत कहाँ से उनका विकास हुआ है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली उपभाषा है राजस्थानी, और राजस्थानी से मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी 4 बोलियों का विकास हुआ है। किससे? राजस्थानी से। मारवाड़ी, इसे पश्चिमी राजस्थानी भी कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थानी। जयपुरी या डुंडानी को पूर्वी राजस्थानी, मेवाती को उत्तरी राजस्थानी तथा मालवी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। और राजस्थानी उपभाषा से 4 बोलियों का विकास हुआ है और कहाँ पर बोली जाती है? राजस्थान में। आगे अगली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा से किन किन बोलियों का विकास हुआ है? तो कोरवी या खड़ी बोली, बंगारू या हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज भाषा। इस प्रकार से पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियों का निर्माण हुआ है और वो कहाँ पर बोली जाती है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। तीसरी जो उपभाषा है वो तीसरी उपभाषा पूर्वी हिंदी है और पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है और कहाँ पर बोली जाती है? एमपी, छत्तीसगढ़ व यूपी में। आगे बढ़ते हैं। अगली जो चौथी उपभाषा है वो है बिहारी। बिहारी उपभाषा से भोजपुरी, मगही, मैथिली
3 बोलियों का विकास हुआ है और जो बिहार व उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। 5वीं और अंतिम उपभाषा पहाड़ी हिंदी है। पहाड़ी हिंदी से कुमाऊनी और गढ़वाली बोली का विकास हुआ, जो कहाँ पर बोली जाती है? उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार से आज का जो टॉपिक था वो राष्ट्रभाषा और राजभाषा था। राष्ट्रभाषा अर्थात आम बोलचाल की भाषा, जो कि संपूर्ण राष्ट्र के विचार विनिमय का माध्यम होता है, वो क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। राजभाषा क्या होती है? राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा असंवैधानिक शब्द होता है, जबकि राजभाषा संवैधानिक शब्द होता है। मतलब राजभाषा का संविधान में उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 17 अनुसूची 8 आर्टिकल 343 से आर्टिकल 343 से 351 तक में राजभाषा से संबंधित उपबंध किए गए हैं। इस प्रकार से आज राष्ट्रभाषा व राजभाषा के बारे में समझें। साथ ही साथ बोली, उपभाषा व भाषा क्या होती है? तो बोली जो छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, जिसमें साहित्यिक रचना नहीं होती। और यदि उस बोली का क्षेत्र विस्तार हो जाए तथा उसमें साहित्यिक रचना होने लगे तो उसे कहा जाता है उपभाषा। और उपभाषा का भी क्षेत्र विस्तार हो जाए तथा कोई साहित्यकार उसे सर्वमान्य रूप प्रदान कर दें तो फिर वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। 5 उपभाषाएं, 17 बोलियां तथा सभी के बारे में आज चर्चाएं हुई है। तो आज के वीडियो में राष्ट्रभाषा राजभाषा को पढ़ा तथा उससे संबंधित बोलियों को पढ़ा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें उत्कर्ष एकेडमी पचौर के यूट्यूब चैनल को।